नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं डिस्कशन विद मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल है इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। आप एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के अलावा फिजिकल एलिजिबिलिटी जो चाहिए होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे ये वीडियो मैंने एजुकेशनल मतलब कुल मिला के एलिजिबिलिटी के लिए ही बनाया है ना। फिजिकल टेस्ट कौन कौन से होने हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होने हैं, कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वन लेग है, OAL है यानी कि वन आर्म लेग यानी एक हाथ से और एक पैर से भी अगर जो है उसके डिसेबिलिटी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फिजिकल उसका होगा, कि कौन से फिजिकल होंगे और कौन से किसके लिए नहीं होंगे, वॉकिंग किसके लिए होगी, साइकिलिंग साइकिलिंग किसके लिए होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की, है ना। यहाँ पर अब देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो कौन कौन से में फिजिकल स्टैंडर्ड होना है फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, है ना। जैसे कि सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर है, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है ना, इंस्पेक्टर इन CBN यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हो गया, ठीक है। इस तरह सब इंस्पेक्टर इन CBN यानी अगर आप इंस्पेक्टर बने और सब इंस्पेक्टर बने CBN में तो आपको ना ये देने पड़ेंगे फिजिकल टेस्ट, समझ गए। तो इनके लिए फिजिकल टेस्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो अब ध्यान सुनेंगे कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जब फिजिकल स्टैंडर्ड होता है तो हाइट इतनी मांगी जाती है, ठीक है। अब एक बात तो आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको मिलेगा भाई, वो ही बता देता हूँ। ये मिलेगा आपको गढ़वालियों को, असमीज़ जो असम के लोग हैं, गोरखा हो गए, है ना, नेपाल के, और ST के मेंबर, ठीक है। ST के जो है, इसमें SC का नाम नहीं लिखा है तो आप वही मान के चलेंगे जो लिखा है, ठीक है। तो अब समझ गए ना। तो गढ़वालियों को मिल सकता है, असमीज़ को मिल सकता है, गोरखा को, शेड्यूल ट्राइब को मिल सकता है। 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी यानी 152.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट ली जाएगी और बाकी सबके लिए 157.5 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट की बात करें दोस्तों, जब आप नहीं फुलाएंगे तो 81 सेंटीमीटर है, और जब फुली एक्सटेंड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इससे जोड़ लीजिए यानी 86 सेंटीमीटर तक आपका सीना फुलाने के बाद यानी हवा भरने के बाद इतनी होनी चाहिए और बिना हवा भरे इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल टेस्ट की बात करें कि क्या क्या फिजिकल टेस्ट हो सकता है। अभी तक मैंने आपको हाइट बता दी, चेस्ट बता दी, कितनी क्या होनी चाहिए और कितनी छूट होती है उनके लिए बता दिया। अब होता क्या है फिजिकल टेस्ट में वो सुनना है। भाई आपसे ये दौड़ाएंगे 1600 मीटर 15 मिनट में, ठीक है। 1600 मीटर यानी लगभग 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज़्यादा है। 15 मिनट में आपको ये काम कर लेना है यानी इतना चल लेना है, ठीक है। साइकिलिंग आपकी 8 किलोमीटर की करवाई जाएगी, वो भी सिर्फ आधे घंटे में 8 किलोमीटर चलाना है आपको, समझ रहे हैं ना आप। तो फिजिकल टेस्ट है। अब आप बात करते हैं फीमेल के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 152 सेंटीमीटर की हाइट है, जबकि 157.5 मांगी गई थी लड़कों के लिए, और गोरखा और लड़कों के लिए उनकी छूट थी करीब करीब इतनी, है ना, 5 सेंटीमीटर की। तो 152 सेंटीमीटर है, इतने केजी की आप होनी चाहिए, लड़कियों के लिए है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। और हाइट में जो है 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, और वेट में 2 किलोग्राम का छूट मिल जाएगा अगर वो लड़कियाँ गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, असमीज़ हैं, या फिर वो ST की मेंबर हैं यानी ST कास्ट से आती हैं, तो उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। और बाकी सब के लिए OBC के लिए इनके लिए सेम हाइट रहेगी, ठीक है। फिजिकल टेस्ट इनका कितना होना है, इनको 1 किलोमीटर चलना है। लड़कों को कितना चलना था, 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर, ठीक है। उनको इतना चलना था और इनको सिर्फ 1 किलोमीटर चलना है, वो भी 20 मिनट में, समझ गए आप। और आपको तो 1600 चलना था और वो भी 15 मिनट में, तो आपका किलोमीटर भी ज़्यादा है और आपका टाइम कम है, और इनका टाइम ज़्यादा है और किलोमीटर कम है, समझ गए होंगे आप बात। साइकिलिंग कितनी करनी, इनको 3 किलोमीटर करनी है, वो भी 25 मिनट में, ठीक है। और आपको आधे घंटे में इन्होंने 8 किलोमीटर चलाने के लिए कहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये फिजिकल टेस्ट था लड़कियों के लिए और वो था लड़कों के लिए। अब बात कर लेते हैं भैया कि स्पेशल नोट क्या है। ये कहते हैं कि जो पोस्ट है इंस्पेक्टर की, है ना, सेंट्रल एक्साइज में एग्जामिनर की जो पोस्ट है, और या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है, तो जिन लोगों में डिसेबिलिटी है ना, उनको जो है हाइट, चेस्ट और वेट में क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए उसके बारे में भी सुन लीजिए। अगर मतलब ऐसा कोई है जो फिजिकली हैंडीकैप है और उसने इन ऑफिसर्स पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ना, तो उनके लिए कुछ चीज़ें तय की गई हैं कि उनके लिए इतनी हाइट, इतनी चेस्ट, इतना वेट होना चाहिए। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर इनके लिए अप्लाई करें तो क्या है वो सुन लीजिए, ठीक है। मतलब देखिए, इसका ये मतलब है कि भाई आप भले फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, लेकिन आपको हाइट तो छूट नहीं मिल सकती, चेस्ट में छूट नहीं मिल सकती और वेट में छूट नहीं मिल सकती, ये इनका कहना है। दूसरा इन्होंने बोला है कि फॉर ऑर्थोपीडिया एली डिसेबल्ड, ऑर्थोपीडिया मतलब हड्डी से जुड़ी अगर किसी को शिकायत, ऐसा कोई कैंडिडेट है, द फॉलोइंग रिलैक्सेशन फिजिकल टेस्ट इज अलाउड। समझ गए ना, अगर हड्डी की जुड़ी शिकायत है आपको तो आपको फिजिकल में
टेस्ट में आपको कुछ छूट मिलेगी और वो ये रही। ठीक है भाई, अगर कोई एक लेग से या वन आर्म, एक हाथ या एक पैर से उसकी हड्डी में परेशानी है तो उसको वॉकिंग नहीं करना होगा, है ना। शैल नॉट बी इंसिस्टेड इन केस ऑफ दिस वन। ठीक है, और साइकिलिंग भी, है ना। और अगर आप साइकिल, अगर आपका यही है, वन आर्म है या वन लेग है या वन आर्म वन लेग दोनों ही खराब है, तो आपको साइकिलिंग भी नहीं करवाई जाएगी। तो फिजिकल टेस्ट में राहत मिलेगी फिजिकली हैंडीकैप्ड को, लेकिन वो तभी जब वो आप ऑर्थोपेडिया ने हड्डी की शिकायत हो। लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड को कोई भी, है ना, छूट हाइट में नहीं दी जाएगी, चेस्ट में नहीं दी जाएगी, वेट में नहीं दी जाएगी। अगर आपने इंस्पेक्टर सेंट्रल, एक्साइज, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर इनके लिए अप्लाई किया है, किसी भी पर्सन ने जो डिसेबल्ड है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपके क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए। यहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा दिख रही होगी आपको, 165 सेंटीमीटर है। आपको मालूम ना, इससे पहले आपने जो पढ़े थे उसमें 157 सेंटीमीटर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है अगर इसमें सब इंस्पेक्टर बनना है तो। और वुमेन की जो हाइट है 150 सेंटीमीटर है। हाइट रिलैक्सेबल है हिल्समैन और ट्राइबल्स के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी अगर आप पहाड़ी और जनजाति तरफ से आते हैं तो, है ना, ट्राइबल्स। चेस्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 76 सेंटीमीटर की टेस्ट की छाती की बात कही है, जो कि एक्सपेंड होगा विद एक्सपेंशन के साथ, यानी 5 सेंटीमीटर तक फूलता है। देयर शैल बी नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स इनके लिए नहीं है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये सीबीआई के लिए दोस्तों। सीबीआई में आपको विजन भी चाहिए, तो विजन मांगे आई साइड, इनने कहा है विद और विदाउट ग्लास, मतलब चाहे आप कांच पहने, ग्लास पहने, चाहे आप चश्मा ना पहने, तो आपका डिस्टेंट विजन जो है 6/6 का होना चाहिए एक आंख में, और 6/9 होना चाहिए दूसरी आंख में, डिस्टेंट विजन। और जो नियर विजन, डिस्टेंट मतलब दूर का, नियर मतलब पास की विजन कितनी होनी चाहिए, तो 0.6 होनी चाहिए एक आंख में और 0.8 होनी चाहिए दूसरी आंख में। तो कई लोग क्या है मुझसे पूछते हैं कि सर आंखों का वाकई रेशो क्या है, तो आपको करना क्या दोस्तों, अपने डॉक्टर के पास जाना, उससे सीधे बोलना एक बार मेरा डिस्टेंस विजन नाप दो, एक बार मेरा नियर विजन नाप दो दोनों आंखों का, तो आप देख लो वहीं से मेजर हो जाएगा। तो क्या है कि आप कम से कम मेडिकल में जाकर के फेल तो नहीं होगे फिजिकल में जाकर के, इस तरह से। ठीक, अब देखिए, अब सब इंस्पेक्टर अभी हमने देखा था सीबीआई के लिए, अब हम देख रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए। अभी सीबीआई था, अब एनआईए की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर है, लड़कियों के लिए सेम रखी गई है ना। और उसमें भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी हाइट में अगर पहाड़ी और ट्राइबल से आते हैं तो। ठीक है, 170 सेंटीमीटर है, मतलब आप समझ रहे हो, इसमें तो और ज़्यादा है। अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बनना है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अगर आप लड़कों की बात करूँ मैं तो 165, अगर उन्हें सीबीआई में जाना, सीबीआई में 165 है और 5 सेंटीमीटर ऊपर होगी तब आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाओगे। और लड़कियों के लिए दोनों जगह ही बिल्कुल देख रहे हो आप सेम है ना, 150 और वो भी 5 सेंटीमीटर छूट मिलती है अगर वो है। चेस्ट की बात करें 76 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पर मैं बात करूँ अगर तो यहाँ पर भी 76 सेंटीमीटर, तो मतलब इसमें कोई लड़कों के लिए अलग चीज़ नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, और विजन की बात करें दोस्तों सेम है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर एक आंख में 6 दूर की विजन में एक आंख में 6/6 होनी चाहिए और दूसरी आंख में 6/9, और पास में देखा जाए तो पास में 0.6 और दूर जब देखा जाए तो 0.8 होनी चाहिए। ठीक है, ये आप न बोलेंगे, मतलब सिर्फ हाइट का अंतर है सीबीआई में और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। ठीक है, तो एक में इतना है। अब यहाँ पर एक नोट दिया है, उसको मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक श्योर बिफोर ऑप्टिंग फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट दैट दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये कि भरने से पहले आपको अच्छे से रिक्वायरमेंट चेक करना, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक बार जाकर के डॉक्टर से नपवा लेना दोनों आंखें क्या है, तो उसके बाद ही भरना, क्योंकि भाई वहाँ निकाले जाओ इससे अच्छा तो पहले हम देख लें। अगर हमारी आंखें उतनी सही नहीं है तो या तो डॉक्टर से पूछ ले जाए कि इसको सही करने का क्या तरीका है, और अगर वो कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं तो भाई हम एग्जाम चेंज कर देंगे, हम गलत जगह मेहनत नहीं करेंगे। इसीलिए कहते दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन होता है ना, ये आपको उसको फिट बैठना है। अगर आप उसके बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे, हाँ भाई मेरी इतनी आंखें हैं, हाँ भाई मेरी घुटने नहीं जुड़ते, हाँ भाई मेरे तलवे सपाट नहीं है ना, मैं उतना देख सकता हूँ, दुनिया वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें इसमें मेडिकल में दी गई हैं या रिक्वायरमेंट दी, ये सब जब पूरा कर रहे हैं हम, हाइट हमने देख ली कि भाई 165 है तो इसके लिए अप्लाई नहीं करना है, अब आप खुद ही क्लियर हो जाएंगे कौन सी पोस्ट के लिए मुझे अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट के लिए मुझे अप्लाई करना नहीं है। आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही काम है दोस्तों मेरा, है ना, आपको जितना हो सके उतना कम भटकाऊँ मैं। ठीक है, अब तो इन्होंने सब वही कहा है कि आप पहले सब मेजर कर लो, अपने विजन टेस्ट वगैरह कर लो, सब कर लो, तभी आप जो है इसमें आओगे, है ना, और इसमें कुछ भी लिखा नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसका।
तो भाई सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई लोग मुझसे परसेंटेज का पूछते हैं, तो मैं बता दूं एसएससी सीजीएल में कोई भी मिनिमम परसेंटेज कहीं पर भी शो नहीं किया गया है कि आपका 60% होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं, बस इन्होंने पास लिखा है। तो मतलब पास होता है, फिर चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। तो आप भी इस चीज़ से बिल्कुल वो रहो। देखो यहाँ पे लिखा भी, देयर इज नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट इन एसएससी सीजीएल एग्जाम, कैंडिडेट विद सिंपल ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। और जो पास हो रहे हैं, लास्ट ईयर में हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या है कि जो सर्टिफिकेट है पास आउट होने का, वो ज्वाइनिंग के समय जब ये मांगे तब आपके पास होना चाहिए। मस्ट प्रोड्यूस द पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट विद इन द स्पेसिफिक डेट मेंशन्ड बाय द एसएससी बोर्ड। जब एसएससी बोर्ड बोलेगा तब आपको देना है, जो फाइनल ईयर वाले हैं। तो आप भरना तो है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ होती है, कई लोग क्या करते हैं जिनका ग्रेजुएशन जो होता है वो डिस्टेंट एजुकेशन करते हैं, मतलब ऑनलाइन पढ़ लिया, जैसे इग्नू हो गया है ना, इग्नू करवाता है, मणिपाल करवाता है। तो ये सब जैसे ऑनलाइन घर बैठे बैठे आपने डिग्री ले ली, इन्हें डिस्टेंट एजुकेशन कहते हैं, डिस्टेंट डिग्री कहते हैं। इनके मामले में क्या है दोस्तों कि इनने बोला ठीक है, ये भी है डिग्री जिन्होंने ओपन की है, ओपन यूनिवर्सिटी से या डिस्टेंट एजुकेशन से ली है, उनकी डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए डिस्टेंट एजुकेशन ब्यूरो से, ठीक है। देखना, कभी भी अपनी डिग्री उठाना, अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंट एजुकेशन किया है इग्नू वगैरह से, तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है डिस्टेंट एजुकेशन ब्यूरो से सर्टिफाइड होनी चाहिए, है ना, तभी वो डिग्री मान्य होगी, वरना नहीं होगी। जैसे कि अगर आपने किसी ने इग्नू से किया तो इग्नू सर्टिफाइड है, इग्नू को डिस्टेंट एजुकेशन ब्यूरो ने सर्टिफाइड किया हुआ है। ऐसे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को सर्टिफाइड किया हुआ है। मणिपाल एक डीम एक यूनिवर्सिटी की तरह ही है ना। भारतीय विद्यापीठ है, पुणे यूनिवर्सिटी है, तो और भी बहुत हैं। इसकी एक लिस्ट भी है दोस्तों, जिस लिस्ट को अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज करना, मैं वो लिस्ट भी आपको दे दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो ये होता है भैया ना उसके बारे में। अब पढ़ लेते भैया दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो पोस्ट वाइज में बताऊंगा आपको इसको। तो अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कह लो या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर कह लो, है ना, इनके लिए एक ही चीज़ है। अब बहुत ध्यान सुनना, इसेंशियल मतलब होता है ये तो होना ही चाहिए, कोई भी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल क्या क्या है वो सुनेंगे। डिज़ायरेबल इनने कहा है, इसका मतलब समझते हैं आप क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब। इसका मतलब ये है कि कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री है तो। अब डिज़ायरेबल मतलब ये होगा तो अच्छी बात है। अगर आपने सीए किया हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंट से किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर्स इन कॉमर्स किया है, मास्टर्स इन बिजनेस किया है ना, स्टडीज़ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सब क्या डिज़ायरेबल है दोस्तों, ये और काम होता है ना। फाइनेंस से आपने मास्टर्स किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स से, तो आप इसके लिए फिट है, क्योंकि ऑडिट और अकाउंट का काम है, तो ये कॉमर्स वाली फील्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट हो ही जाती है और रोका नहीं है। तो जो ग्रेजुएट हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन जो ये करके आए उनके लिए और आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि जब टायर 2 होता है तो पेपर देना पड़ता है, इसका अलग से पेपर होगा, है ना, तो ये भी है। चलिए, तो एक पोस्ट का हमने देखा। तो अब हम बात करेंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। भाई रेजिडेंशियल क्या है, यहाँ पर तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा, परसेंटेज के साथ बोली जाएगी बात। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब बहुत ध्यान से देखना, ग्रेजुएशन की बात कर दी, लेकिन उनने ये बोला है कि आपने क्लास 12th में मैथ्स लिया और उसमें 60% आपके आए हो। अगर 100 नंबर का पेपर था तो 60 नंबर आपके आने चाहिए। अगर 12वीं में आपके मैथ में 100 में से 60 आए हुए हैं, 100 नंबर का अगर पेपर था तो, और आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो फिर इन्होंने बोला कि किसी भी बैचलर डिग्री हो कोई भी, लेकिन उसमें स्टैटिस्टिक्स इज़ एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी डिग्री में, है ना। कोई भी डिग्री आपने की हो लेकिन उसमें स्टैटिस्टिक्स अगर एक सब्जेक्ट के रूप में रहा है किसी भी सेमेस्टर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं रहा है तो फिर आपने कोई भी, जैसे मान लो इंजीनियरिंग कर ली, अब इंजीनियरिंग में स्टैटिस्टिक्स तो है नहीं, तो क्या इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग वालों को अपने 12th के मार्क में मैथ्स के मार्क्स देखने पड़ेंगे, जहाँ पे उन्होंने 60 नंबर लेकर के आए हो, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। तो आप अप्लाई कर लोगे, और मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं। बीएससी वाले, ग्रेजुएशन हो गया, आप बस देख लो कि मैथ्स 12वीं में आपके मैथ्स में 60 नंबर आए हैं 100 में से, बस आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो कॉमर्स वाले हैं बस वही देख ले भाई कि उनने बी.कॉम किया है, तो अब बी.कॉम वाले तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन भी उनका स्टैटिस्टिक्स होता ही होता है। तो समझ गया, तो इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसकी क्या है वो सुनेंगे। बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस, और कोई मतलब नहीं है बाकी। एडिशनल इनने मांगा है कि भाई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कंपाइलर की बात कर लेते हैं दोस्तों। कंपाइलर में बस वही सेम, कोई भी डिग्री होनी चाहिए। कंपाइलर में बाकी एडिशनल मांगा गया कि भाई स्टैटिस्टिक्स हो
और साथ में इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, यानी आपने मैथमेटिक्स करके कुछ ना कुछ लिया हो, ये एडिशनल क्वालिफिकेशन में आता है। ठीक है। और बाकी सभी पोस्ट के लिए इनने सिंपल बोला है, बाकी सबके लिए जो है ग्रेजुएशन की डिग्री ही चाहिए होती है। तो जो अलग पोस्ट थी मैंने उनको बता दिया आपको, डिज़ायरेबल इजेंशियल सब बताया। और एडिशनल मतलब ये भी होगा, एडिशनल मतलब ये भी होगा, मतलब ये तो होगा ही होगा, ये भी चाहिए। और जैसे कंपाइलर के में आपने देखा ना, ये तो होगा ही होगा लेकिन ये भी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर नेशनैलिटी के क्या मामले हैं ना, नेशनैलिटी में क्या आता है। तो देखो, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सीजीएल मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ये तो होना चाहिए, इंडियन टेरिटरी का होना चाहिए, विद वैलिड प्रूफ आईडी हो, है ना। लेकिन हाउएवर फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप तिब्बत से आए रेफ्यूजी हो, लेकिन जो हमेशा के लिए मूव हो गया, लेकिन मूव हुए हो इंडिया में 1962 से पहले, बहुत साल की पहले की बात कर रही है, टू सेटल डाउन परमानेंटली, समझ गए ना, यानी तिब्बतन रेफ्यूजी तिब्बत से भाग के आए 1962 से पहले और यहीं पर परमानेंट रह रहे हैं। तो ऐसे कोई भी लोग हैं, इनके बच्चा बच्ची, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा कोई बंदा जो कि हिंदुस्तान का ही हो, यहीं पैदा हुआ हो, यहीं का ओरिजिन हो, है ना, लेकिन जो कि रहने लगा है पाकिस्तान में, बर्मा में, युगांडा, तंजानिया, केन्या, श्रीलंका, जाम्बिया, जायरे, इथियोपिया, वियतनाम, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो देश लिखे हैं ना, यही आपको सेम देखने को मिलेंगे जब आप आर्मी का फॉर्म भरेंगे ना, या एयरफोर्स का या नेवी का, यही कंट्रीज़ के नाम आपको मिलेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। तो कई लोग क्या है कि इंडिया में पैदा हुए लेकिन यहाँ मूव हो गए, लेकिन ये वापस आ रहे हैं। ये मतलब हैं वो पाकिस्तानी, बर्मा और यहाँ के ही, लेकिन पैदा यहीं हुए थे भारत में, वहाँ चले गए थे। और ये जब इंश्योर हो जाएगा कि वो वापस आ रहे हैं इंडिया में परमानेंट रहने के लिए, है ना, इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इनको, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी कि हाँ भाई ये पाकिस्तान का बंदा अब यहाँ परमानेंट सेट रहने वाला है, अब ये कभी भी हिंदुस्तान छोड़ करके नहीं जाएगा, तो ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये लोग आ सकते हैं। और द सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाता है दोस्तों क्योंकि गोरखाओं को माना जाता है ना, गोरखाओं को जो है उनको आने दिया जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अब बात कर लेते हैं एज की। तो ग्रुप ए के लिए जो एज बनाई गई है ना, ग्रुप ए पे ये पोस्ट आती है जो आपने पढ़ी थी ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इनके लिए 30 तक की एज है, मैक्सिमम है ये। फिर वहीं ग्रुप बी की बात करेंगे तो ग्रुप बी में आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें 20 साल से 30 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, है ना। और साथ में असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ये जो है ये सारे के सारे मैक्सिमम 30 साल। अगर आप नार्कोटिक्स में बनना चाहते हो तो आपकी 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए एज, ये ध्यान रखेंगे। असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट बनना है तो 30 साल मैक्सिमम एज है। एनआईए में जाना है तो 30 साल मैक्सिमम एज है ना। डिविजनल अकाउंटेंट बनना है, कैग, है ना, कैग बनना है तो 30 साल मैक्सिमम एज है। असिस्टेंट बनना है किसी मिनिस्ट्रीज़ में तो 27 साल मैक्सिमम एज है, असिस्टेंट की जो भी पोस्ट होंगी उनके लिए। ग्रुप सी में जो भी हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखिए 32 साल तक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। और अब आप देखिए ग्रुप डी में क्या क्या आता है। टैक्स असिस्टेंट हो गया, सीबीईसी का, सीबीडीटी का, सबके लिए 27-27 है। मिनिमम में फ़र्क है, सीबीईसी के लिए 20 है और सीबीडीटी के लिए 18 है। ठीक है। ऑडिटर की बात करें दोस्तों, कैग हो, सीजीडीए या अदर किसी डिपार्टमेंट में आपको ऑडिटर बनना है ना, कि कैग के अंडर में सीजीडीए में अदर डिपार्टमेंट है तो 27 मैक्सिमम एज है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 27 मैक्सिमम एज है। ठीक। एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर साफ आपको देखने को मिल रहा है कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिल सकती है एज में, SC/ST को 5 साल की मिल सकती है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उन्हें 10 साल की मिल सकती है। अगर कोई ओबीसी है और वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसे 13 साल की छूट मिल सकती है। SC/ST को अगर फिजिकल हैंडीकैप, मतलब ऐसा कोई फिजिकल हैंडीकैप जो SC/ST से आता है, उसे 15 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप पहले से कहीं काम कर चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, अब इनके में भी कैटेगरी बटी है। अगर जनरल से हैं वो एक्स सर्विसमैन तो उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी, अगर ओबीसी से हैं वो एक्स सर्विसमैन तो 6 साल की, और SC/ST से हैं अगर वो एक्स सर्विसमैन तो उन्हें 8 साल की छूट मिलेगी दोस्तों। तो ये एज रिलैक्सेशन था। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, है ना, और क्या क्या जो है फिजिकल टेस्ट, और यानी कि आसान भाषा में फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या क्या थी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ में वीडियो बनाऊं, आपको अच्छा लग रहा है ना, आप समझना चाहते हैं, अगर आपके समझ से ऊपर जा रही है वो चीज़, तो मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, है ना। और कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना। इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी डाउट रहता है वो समझ पाएंगे इसे।
मिलते हैं दोस्तों अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।